अरे सर जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। का पढ़ाओ तानी रीजनिंग? हाँ रीजनिंग पढ़ाओ अरे तनी। कथन कार्रवाई। हाँ सर जी बड़ा कठिन चैप्टर है सर जी, मैं कुछ नहीं आवेला कठिन। ना। सब आई चलो बैठा देखो एक बार पढ़ाओ तनी के ठीक तरह सर, समझ में चलिए आता जाएंगे, है। ठीक सर। जितने चीनी होते हैं दोस्तों उनका मुंह कैसे एकदम बंदर जैसे से मुंह बनाए रहते हैं। ठीक सेम उसी तरह ये चीन से बना हुआ ये प्रश्न आया है। यानी चीन जो बानर जैसे रहते हैं उन्हीं को आपको क्या करना है, पहचानना है। तो इसको कैसे पहचानेंगे और तकलीफ को साथ ही समझकर गले लगा लेते हैं, वही एक दिन सफलता पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक रीजनिंग। दोस्तों चलिए अब हम लोग फिर से अपने प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दी गई डिजाइन को मोड़कर नीचे दिए गए घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। आपके पास एक प्रश्नाकृति है और चार आपके पास उत्तराकृति है। आपको बताना है कि इस डिजाइन से मोड़ करके चारों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में एक चैप्टर है जिसको इंग्लिश में डाइस कहते हैं और हिंदी में पासा कहते हैं, उसी संबंधित ये प्रश्न है। और यह प्रश्न पासे का एक टाइप है ओपन डाइस, OPEN, ओपन डाइस, उसी पर आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहला काम हम लोग ओपन डाइस से संबंधित कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को हम लोग लगाएंगे। बहुत ही मजेदार प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक फिगर दिया है, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये फिगर है। ठीक, पासे में टोटल आपको पता है कि पासे में जो सतह होती है, सतह की संख्या कितनी होती है दोस्तों, पासे में 6 सतह होती है। मान लेते इसमें कोई संख्या लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सतह होती है। ठीक, अब इसमें आप ओपन डाइस में क्या होता है कि आपको विपरीत सतह की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप विपरीत सतह निकालना जानते हैं तो प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। तो इसमें देखिए कह रहा है अगर हमको जब भी विपरीत सतह ज्ञात करना हो, ठीक, तो एक चीज आपको सावधानी बरतनी है। विपरीत सतह हमेशा या तो आप ऊपर से ज्ञात करिएगा या तो फिर एकदम नीचे से, या फिर अगर कोई फिगर ऐसा है जिसमें दायां बायां भी आसानी से निकल जाए तो दाएं बाएं को पकड़ लीजिए। हमेशा याद रखिएगा या तो विपरीत सतह ऊपर से ज्ञात करेंगे या फिर एकदम नीचे से, या तो दाईं तरफ से ज्ञात करेंगे या फिर एकदम बाईं तरफ से। यहाँ ऊपर नीचे है तो एक का अगर विपरीत आपसे पूछा जाए दोस्त, आप बताएंगे एक सतह को छोड़ देना है, एक का क्या करेंगे, दो को छोड़ के हम क्या करेंगे, तीन बताएंगे। हमेशा याद रखिएगा विपरीत सतहें एक सतह छोड़कर आती हैं, इस बात को हमेशा याद रखेंगे आप कि विपरीत सतहें क्या होती है, एक सतह छोड़कर आती है। तो एक का विपरीत कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। और अगर आपसे दो का विपरीत पूछा जाएगा तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। एक सतह छोड़ के बताना है। ठीक, देखिए मैंने ऊपर नीचे और दाएं बाएं क्यों आपसे कहा कि ऊपर नीचे या दाएं बाएं से आपको पहले ज्ञात करना है, क्योंकि अगर आप इधर उधर जो एक्स्ट्रा सतह दी जैसे 6 और 5 दिख रहा है, अगर इसके चक्कर में आप पहले पड़ जाएंगे तो प्रश्न आपका कठिन हो जाएगा। तो जो चीजें पहले आसान है पहले हम क्या करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। अगर वो आप ज्ञात कर लेंगे तो बाकी जो कठिन वाला डायग्राम होता है, यानी कठिन वाली जो विपरीत सतहें होती है अपने आप ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कठिन था तो हमने क्या किया, एक का विपरीत 3 कर लिया, दो का 4 कर लिया, 4 सतह हो गई, दो सतह बाकी है। और कौन कौन सी सतह बाकी, 5 और 6, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, विपरीत हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि पासे में टोटल कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। और विपरीत सतह अगर आपको ज्ञात करना है तो या तो एकदम ऊपर से ज्ञात करेंगे या फिर एकदम नीचे से। और दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे ओपन डाइन से सतह संबंधित कि दोस्तों जो विपरीत सतहें होती हैं कभी भी एक ही पासे में नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक का विपरीत 2 है, आपने ज्ञात कर लिया एक का विपरीत क्या है, 2। तो अगर कोई पासा ऐसे बना हुआ है, अगर कोई पासा ऐसे बना है तो एक ही पासे में एक के साथ दो नहीं होना चाहिए। अगर एक ही पासे में आपको एक के साथ दो मिल रहा है तो वो पासा हमारा क्या होगा, दी गई डिजाइन से नहीं बनाया जा सकता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। एक पॉइंट आपको याद रखना है, विपरीत सतहें कभी सामने से नहीं दिखाई देती। एक का विपरीत हो गया तो सामने से या फिर एक ही दिखेगा या फिर दो दिखेगा, दोनों सतहें एक ही पासे में आपको दिखाई नहीं देंगी। अगर दिखाई दे रही तो वो पासा हम नहीं बना सकते। तो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। दोस्तों अभी हमने बताया कि पासे में टोटल कितनी सतह, 6 सतह होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें 6 सतह कंप्लीट आपको नहीं दिख रही। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5 ही सतह आपको यहाँ पे कंप्लीट दिख रही है और 4 छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं। 1 2 3 4, 4 छोटे छोटे त्रिभुज हैं और 5 सतह हमारे पास कंप्लीट है। इसका मतलब हमको अभी एक सतह की जरूरत है। और वो सतह हमारी बनेगी कैसे, जो ये छोटे छोटे त्रिभुज हैं दोस्तों, इन्हीं से मिल करके हमको इन सतह को बनाना होगा। तो चलिए सबसे पहला काम आप ये जाने रहिए कि जो पासे की सतह होती है हमेशा वर्गाकार होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, वर्गाकार होती है। ठीक, पासे में सभी सतहें वर्गाकार होती है, इसको याद रखिएगा।
ठीक है। अब हमारा क्या करना है, वर्गाकार होगी तो हमने एक वर्ग बना लिया, ठीक। अब आप सोचिए कि इसी वर्ग में हम क्या ऐसा कर दें कि ये चारों त्रिभुज आपको दिखने लगे। सोचिए, थोड़ा सा सोच करके बताइए। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों विकर्णों को एक साथ मिला दें ऐसे, तो आपको दिख रहा होगा कि चारों त्रिभुज हमारे इसमें नजर आ रहे होंगे। यानी ये जो चारों त्रिभुज है इनसे मिलकर हमारी ये वाली सतह बनेगी, और जिधर पोर्शन आपका ब्लैक है उसको हम क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे। ये इधर ब्लैक है दाहिनी तरफ, इधर ब्लैक कर दिया, ठीक। और बाईं तरफ ब्लैक है, इसको ब्लैक कर दिया। यानी जो हमारी सतह बनेगी इसके विपरीत हो, सॉरी, सतह जो हमारी बनेगी ऐसी कुछ सतह हमारे सामने बन के आएगी। अब हम क्या करेंगे, विपरीत सतह ज्ञात करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि विपरीत सतह हमेशा क्या होती है, एक सतह छोड़कर आती है। तो अब बताइए इस सतह का विपरीत क्या हो जाएगा, ये वाली सतह हो जाएगी। इस सतह का विपरीत इसको छोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा। और इस सतह का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये वाला। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और ये एसएससी में कई बार पूछा गया, वीडियो में भी पूछा गया, यूपीटीपीएससी ने कई जगह इस टाइप के प्रश्न को पूछा है। तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक। तो इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा। अब एक सतह खाली बची है, ये बीच वाली, और एक सतह जो हम लोगों ने चारों त्रिभुज को मिला करके बनाया है। तो देखिए एक ये खाली है और एक ये खाली है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगी दोस्तों, विपरीत हो जाएंगी। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि सबसे पहला काम आपको याद रखना है कि विपरीत सतहें एक साथ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। विपरीत सतहें एक ही पासे में एक साथ नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग इस डायग्राम के थ्रू, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप एक्स्ट्रा सतह को बनाने के बाद आप देखिए कौन सा डायग्राम यानी कौन सा ऑप्शन हमारा कैंसिल हो रहा है। तो देखिए क्या ये वाला डायग्राम इस टाइप का आपको दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। क्या बी वाले में जो डायग्राम आपको बना है क्या इससे मैच कर रहा है, क्या ऐसी सतह इसमें दिख रही है, नहीं दिख रही है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। अब दो पासे हमारे बचे हैं, इन्हीं में से कोई हमारा आंसर होगा। बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, बता देते हैं, हमने देखा है कई जगह और किताबों में भी लिखा हुआ। इसमें तो देखिए दाएं बाएं कलर है, ब्लैक कलर का है, इसमें क्या कर दे ऊपर नीचे है, तो इसको भी कट कर देते हैं। ऐसा नहीं, हालांकि ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं इसी को बेस बना करके इस ऑप्शन को कैंसिल कर देते हैं। इसमें दाएं बाएं है, इसमें ऊपर नीचे, कैंसिल कर दो। ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। जो पासिक सतह होती है उसको चाहे जितना डिग्री आप मूव करा सकते हैं। तो ये वाली सतह है, ये वाली एकदम मैच कर रही है। एक दाएं सामने आमने सामने आपका क्या है, ब्लैक है, तो इसमें भी आमने सामने ब्लैक है। वो दाएं बाएं हो या चाहे जैसे, उससे आपको मतलब नहीं है। इस सतह को अगर हम लोग ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दिया जाए तो ऐसी बन जाएगी कि नहीं, बन जाएगी। तो ये अभी तक तो ये सही है, लेकिन ये किसके विपरीत है दोस्तों, इसके विपरीत, बीच वाले के विपरीत है। ये देखिए गोला बना हुआ है, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये है। तो अभी हमने आपको बताया है कि विपरीत सतहें एक साथ किसी एक पासे में नहीं हो सकती। ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाना है। अब एक ही ऑप्शन बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन कैसे सही होगा, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा कठिन है इसको समझा पाना। तो आप अच्छे से ध्यान से आप इसको देखिएगा, ताकि आपको जिंदगी में कभी भूले ना। ऐसा मैं समझाऊंगा कि आपके दिमाग में हमेशा ये बना रहेगा, आज के बाद कभी भूलना नहीं है, और ना ही इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कभी गलत होगा। तो ध्यान से इसको देखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, दोनों सतहें क्या है, एक जैसी, यानी ब्लैंक है, एकदम खाली सतह है। तो यहाँ पे हम निर्धारित नहीं कर सकते कि बता, अच्छा कोई बता सकता है क्या ये वाली सतह कौन सी है। ये भी हो सकता है, 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 कोई भी हो सकती है चारों में से। उसी तरह ये वाली सतह कौन सी है, चारों एक जैसे नहीं बता सकते। जैसे मान लेते चार आपके पास चीन में आप चले गए कभी, 1 2 3 4 चीन में चले गए, चीन में चले जाएंगे तो जितने चीनी होते हैं दोस्तों, उनका मुंह कैसा एकदम बंदर जैसे मुंह बनाए रहते हैं, ठीक। तो क्या आप बताइए पहचान लेंगे कि कौन सा चीनी। आप मान लीजिए एक बार आप गए, मिल लिए, 5 मिनट उन लोगों से बात किया, फिर थोड़ा सा घूम टहर के आधे घंटे बाद आप आ रहे हैं, फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए तो बताइए इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, पहचान लेंगे, नहीं पहचान पाएंगे दोस्तों। सेम उसी तरह ये चीन से बना हुआ ये प्रश्न आया है, यानी चीन जो बानर जैसे रहते हैं उन्हीं को आपको क्या करना है, पहचानना है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, अब इसको ध्यान से हमको देखना है। चारों एक जैसे हैं तो इसको क्या करेंगे, इसको अलग बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। तो अलग कैसे बनेंगे, अपने से इसमें संख्या लिख दीजिए, इसमें 1 2 3 4। प्रश्न में ये संख्या नहीं है, लेकिन हमको पहचानना है तो नाम कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अपने से नाम दे दिया 1 2 3 4। अब इसको क्या करना है, इसको जबरदस्ती सही बनाने की कोशिश करना है। अगर आप अपनी कोशिश में सफल हो गए दोस्तों, तो ये आपका पासा सही हो जाएगा। कैसे सही होगा,
अब देखिए यहाँ पे भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, तो क्या करेंगे, 4 सतह है, 1 2 3 4, किसी को आप मान लीजिए, या तो 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, 3 4 कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं हमने 1 मान लिया, ठीक, 1 मान लिया। अब 1 का विपरीत बताइए क्या होगा, 1 का विपरीत यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस वाले ये वाला जो ब्लैंक है इसमें अब 3 नहीं मानना है, जबरदस्ती सही करना है, तो हमको 3 नहीं मानना, 3 कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है विपरीत सतह एक साथ किसी एक पासे में नहीं हो सकती, या विपरीत सतह कभी सामने से दिखाई नहीं देती। तो जब मैं कभी डाइस का आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट, तो वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीज मैं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप जानते रहे कि विपरीत सतह सामने से कभी दिखाई नहीं देती। तो 1 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। तब यहाँ पे एक सतह खाली है, तब यहाँ पे 3 नहीं मानना है दोस्तों। यहाँ पे क्या करना है आपको, या तो 4 मान लीजिए या तो 2, या तो यहाँ पे 2 रख लीजिए या 4, 2 और 4 में से कुछ भी रख देंगे तब भी आपका ये सही हो जाएगा। तो चलिए अब चेक करते हैं हमारा ये प्रश्न बन रहा है कि नहीं, यानी इस पासे को मोड़ करके हम ये वाली आकृति, ये वाला घन बना सकते हैं कि नहीं। बस याद रखना है कि विपरीत सतह एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो 1 का विपरीत देखिए दोस्तों क्या है, 3 है, तो 3 आपको कहीं इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है 3, अभी तक तो सही है। अब चलिए 2 है, 2 का विपरीत क्या है, 4, तो यहाँ पे देखिए 2 या 4, इस सतह में या तो 2 रख लीजिए या तो 4 रखिए, कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर मान लीजिए हमने 2 रख दिया तो 2 का विपरीत क्या होगा, 4, तो 4 इसमें दिख रहा है क्या, कहीं 4 नहीं दिख रहा है, अभी तक सही है, ठीक। अब इसका विपरीत क्या होगा, ये जो डॉट है इसका विपरीत क्या होगा, डॉट वाले का विपरीत ये वाली सतह जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा सतह बनाया था, इसका विपरीत ये होगा दोस्तों। तो ये वाला देखिए क्या इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अर्थात इस वाले डायग्राम में यानी डी वाले ऑप्शन में तीनों सतह क्या है, अलग अलग। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी से हम क्या करें, ऊपर जो प्रश्नाकृति दी है इस प्रश्नाकृति को मोड़ करके हम यही वाला डायग्राम बना सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, जब भी ये वाला टाइप क्वेश्चन आए, यानी जो ब्लैंक वाला प्रश्न आए, तो उसको खुद से आपको नंबरिंग देना होगा और जबरदस्ती सही बनाने की कोशिश करना है। अगर आप अपनी कोशिश में सफल हो गए तो दिया गया पासा बनाया जाएगा, अगर आप कोशिश में सफल नहीं होते हैं तो दिया गया पासा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह भी इस टाइप के प्रश्नों को लगाना है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कथन और कार्रवाई पर आधारित प्रश्न है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग का यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे कोई भी एग्जाम इससे अछूता नहीं रहता, अर्थात हर एग्जाम में ये 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। तो इसमें एक कथन दिया रहता है, नीचे 2-3 कार्रवाई दी जाएगी, कभी कभी 2 कथन भी दे दिया जाता है। आपको ये बताना होता है कि दिए गए कथन के आधार पर नीचे दी गई कौन सी कार्रवाई आपकी तर्क संगत है या अनुसरण करती है, या कौन सा कार्रवाई क्या है, सही है। तो आपको एक बात मैं बता दूं, कार्रवाई का मतलब होता क्या है, कार्रवाई का मतलब दोस्तों होता है सजा। कार्रवाई का मतलब क्या होता है, सजा। अगर किसी ने ये ऐसी गलती किया है तो उसके लिए कौन सी सजा सुटेबल होगी, ये आपको बताना होता है। इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं इस चैप्टर के, चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट पे एक नजर दौड़ाते हैं। तो सजा आप कब देंगे, सबसे पहला तो प्रश्न ये होता है कि सजा आप कब देंगे। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि सजा कब दी जाती है, जब कोई समस्या आ जाएगी, जब कोई समस्या आ जाएगी, या जब कोई ऐसा कोई काम हो जाए जिससे व्यक्तियों का क्या हो, नुकसान हो, समाज का नुकसान हो रहा हो, तो वहां पे हमको क्या करनी पड़ेगी, सजा की जरूरत पड़ेगी। तो समस्या अगर कोई उत्पन्न हो जाती है तो वहां पर हमको कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो समस्या कितने प्रकार की होती है दोस्तों, सबसे पहले हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो समस्या मैं आपको बता दूं, समस्या 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है साधारण समस्या, साधारण समस्या, और दूसरी होती है दोस्तों जटिल समस्या। दूसरी क्या होता है, जटिल समस्या। साधारण समस्या का मतलब जिसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है उसे साधारण समस्या कहते हैं, और जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है उसको क्या कहते हैं, जटिल समस्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति साधारण समस्या उत्पन्न किया है, ठीक, तो उसमें हमको सजा कैसी देना है, सजा आपको साधारण सजा ही होनी चाहिए, साधारण सजा या साधारण कार्रवाई आपको करनी है। ऐसा नहीं करना कि व्यक्ति ने क्या कर दिया है, साधारण गलती किया है, यानी साधारण समस्या उत्पन्न किया है और आप उसको सजा कैसी दे रहे हैं, जटिल वाली, तो ये आप नहीं कर सकते। वहां पे अगर आप करेंगे तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति ने जटिल समस्या पैदा किया है तो वहां पे आपको सजा कैसी देनी है दोस्तों, जटिल, यानी कार्रवाई कैसे करेंगे आप, जटिल कार्यवाही, कार्रवाई का मतलब सजा, ठीक। तो जटिल कार्रवाई करेंगे। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गया कि समस्या 2 प्रकार की होती है, एक साधारण समस्या, एक जटिल समस्या। साधारण समस्या के लिए आपको साधारण सजा देना है और जटिल समस्या के लिए आपको कैसी सजा देना है, जटिल समस्या के लिए आपको जटिल कार्रवाई करनी है, ठीक। तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को लगाते हैं।
तो सबसे पहली चीज तो जब भी आप कथन को पढ़ें तो कथन पढ़ते पढ़ते ये माइंड में सेट कर लें कि आप ये बताइए ये साधारण समस्या है कि जटिल समस्या है, पहले इसको हमको सेट कर लेना। तो चलिए कथन को हम लोग देखते हैं। कह रहे एक बड़ा तेल टैंकर राज्य की राजधानी को जाने वाले हाईवे पर उलट गया और हाईवे के अधिकांश हिस्से पर वाहनों के यातायात को रोक दिया है दोस्तों। ठीक, इसमें दो कार्रवाई आपकी दी गई है। दो कार्रवाई कौन कौन सी है इसमें आपको बताना है, कौन सा कार्रवाई हमारा सही है। तो इस मामले पर ध्यान देने के लिए सरकार को तत्काल उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करनी चाहिए। तो बताइए क्या यह सही है कि गलत है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, पूरी सड़क क्या हो गई, वाहन के पलट जाने से सड़क क्या हो गई, यातायात क्या हो गया, हमारा बाधित हो गया है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इस मामले पर ध्यान देने के लिए सरकार को तत्काल उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि आप इसके लिए अलग से उच्च स्तरीय जांच समिति गठन करें। इसको गठन करने में काफी टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है, वहां पे ये एक साधारण समस्या है, बहुत ज्यादा कठिनाई भरी समस्या नहीं है। इसको क्या करना है, हम लोगों को ऐसा तत्काल कोई व्यवस्था कर लेना है जिससे ये हमारी समस्या क्या हो जाए, त्वरित क्या हो जाए, इसका निदान हो जाए। तो ऐसा नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग खूब बड़ी ऐसी क्या जांच समिति गठित, आपको पता है यहाँ पे देखिए गणित लिख दिया, जांच समिति गठित होना चाहिए, गठित करनी चाहिए। तो आपको अगर समिति गठित करना है तो इसमें ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पहला वाला हमारा कार्रवाई क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक, और दूसरी कार्रवाई क्या कर, तेल टैंकर की चालक को तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तत्काल क्या कह रहा है, गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, गलत इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत देश बिना संविधान का नहीं चलता है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं कर सकते, हाँ टैंकर उलट गया तो चलिए ट्रैक्टर चालक को क्या करें, पकड़ करके जेल में डाल दे, ऐसा नहीं। जब तक उस चालक का दोष सिद्ध नहीं हो जाता, दोष सिद्ध नहीं होगा, तब तक आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसलिए हमारा कार्रवाई नंबर दूसरा भी गलत है। यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा, यदि न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अरे सर जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। का पढ़ाओ तानी रीजनिंग? हाँ रीजनिंग पढ़ाओ तानी। कथन कार्रवाई। हाँ सर जी बड़ा कठिन चैप्टर है सर जी। मैं कुछ नहीं कठिन सब आई, चलो बैठा देखो मेरा पढ़ाओ तानी के तरह समझ में आता। ठीक सर जी ठीक। चलिए बैठ जाइए आप अपने कॉपी लेकर के। तो आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन कथन और कार्रवाई पे आधारित है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है इसके बारे में कि कैसे इसको लगाना है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। कथन बोल रहा है कि 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के पहले दिन पवित्र स्थल तक जाने के लिए प्राइवेट फेरी में चढ़ते समय मची भगदड़ के कारण कई तीर्थयात्री क्या हो गए, मारे गए। यहाँ पे दोस्तों कई तीर्थयात्री बोले गए हैं कि मारे गए, और किस वजह से, भगदड़ की वजह से। तो मैंने आपको बताया था जब भी कथन और कार्रवाई का कोई चैप्टर आए तो कार्रवाई का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कार्रवाई के रूप में आपको ये सजा दी जाती है। कार्रवाई को आप क्या समझेंगे, सजा, और कथन को आप क्या समझेंगे, मुजरिम। कथन क्या समझेंगे, मुजरिम, क्योंकि सजा किसको दी जाएगी, जो कभी कोई क्या करेगा, गलत काम करेगा। तो कथन के रूप में आप समझिए कि ये मुजरिम है कथन, और कार्रवाई का मतलब क्या होता है, सजा। तो मुजरिम ने ये गलती किया है, इसके नीचे आपको दो सजा दी गई है। आपको बताना है कि मुजरिम को दोनों में से कौन सी सजा दी जाएगी। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया कि 10 दिन तक कोई उत्सव चल रहा है और पवित्र स्थल तक जाने के लिए प्राइवेट फेरी में चढ़ते समय भगदड़ मच गई जिससे कई लोगों की जान चली गई है। तो मैंने आपको बताया है कि जब इस टाइप का प्रश्न आए तो सबसे पहला काम आप देखिए कथन में कि यह समस्या कैसी है, साधारण समस्या है कि जटिल समस्या है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कई यात्री मर चुके हैं। मरने का मतलब हो गया, जाहिर सी बात है ये हमारी कैसी समस्या होगी, जटिल समस्या के अंतर्गत आएगी। तो ये जटिल समस्या हो गया। तो जटिल समस्या में आपको कार्रवाई भी कैसी करनी होती है दोस्तों, जटिल कार्रवाई करनी होती है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कौन सी कार्रवाई हमारी सही है। तो पहली कार्रवाई दी गई, सरकार को सभी प्राइवेट ऑपरेटरों को लाइसेंस तत्काल प्रभाव से क्या कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। तो बताइए क्या यह हमारी पहली कार्रवाई सही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बिना आपको कारण जाने या जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक हम किसी को क्या करते हैं, सजा नहीं दे सकते। और यहां पे कह रहा है कि सरकार को सभी प्राइवेट ऑपरेटरों, दोस्तों अगर हम लोग सभी प्राइवेट ऑपरेटरों को अगर बंद कर देंगे तो हमारी जो व्यवस्था चली आ रही थी इतने दिनों तक, ये सारी व्यवस्था क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी। इसलिए अब हम क्या करेंगे
कि ये हमारी पहली कार्रवाई क्या हो जाएगी, नहीं करेंगे, यानी पहली कार्रवाई हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों गलत होगी? क्योंकि अगर इस कार्रवाई को अगर हम कर देंगे तो हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी। तो पहला इस प्रकार पहला हमारा कार्रवाई क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरी कार्रवाई को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। इसमें कह रहा है यात्रियों की पवित्र स्थल की यात्रा के लिए मार्गदर्शन हेतु सरकार को पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात करने चाहिए। हाँ दोस्तों, ये कार्रवाई हमारी सही हो सकती है, सही हो नहीं सकती, सही होगी। कैसे होगी दोस्तों? आए दिन इसी की वजह से यात्री मर रहे हैं, तो अगर हम क्या करें कि सुरक्षा कर्मियों को भारी संख्या में अगर तैनात कर दें, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें हमारी कमी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार हमारा दूसरा वाला जो कार्रवाई है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, यदि केवल निष्कर्ष दो अनुरोध सरल करता है तो यही वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ सर जी, समझ में आ गया। तो चलिए अब इसी तरह आपको क्वेश्चन को लगाना है। ठीक सर। चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रीजनिंग के क्लासिफिकेशन चैप्टर से संबंधित है। जब भी आप कोई पेपर देने गए होंगे दोस्तों, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। पेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है तो दो इसके फार्मूले हैं। एक तो यह कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, और दूसरा यह है कि जितना नॉलेज आपको जीएस की होगी उतना ही आसान आपके लिए ये चैप्टर हो जाएगा। तो चलिए इस दोनों प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। निर्देश दिया, निम्नलिखित प्रश्नों में विषम शब्द को चुनना है आपको। इनमें से जो सबसे अलग ऑप्शन है उसी को आपको क्या करना है, चूज कर देना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है वर्ग, दूसरा ऑप्शन नंबर बी है समभुज त्रिभुज, और ऑप्शन नंबर सी है समचतुर्भुज, ऑप्शन नंबर डी है समकोण त्रिभुज। दोस्तों चार इसमें ज्यामितीय आकृतियां दी हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन इन चारों में से कौन सी एक आकृति अलग है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वर्ग, समभुज त्रिभुज और समचतुर्भुज, ये तीनों जो आकृतियां हैं इसमें क्या होता है, इनमें सारी भुजाएं जो होती है बराबर होती हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर सही होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, और यही हमारा सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस, चार देशों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है चारों में से कौन सा देश अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पोलैंड, स्पेन और ये ग्रीस, ये तीनों देश दोस्तों यूरोपीय देश हैं। लेकिन ये जो कोरिया हमारा है यह एक एशियाई देश है। तो यह क्या हो जाएगा, इन तीनों से अलग हो जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और यही हमारा सटीक आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो अपने ग्रुप में अपने दोस्त यार मित्रों को इसको क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।